हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे इकोनॉमिक्स के अगले कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है थ्योरी ऑफ सप्लाई। इसमें हम थोड़ा सा इंट्रो लेके चलेंगे, बेसिक चीजें लेके चलेंगे, डिमांड शेड्यूल, सप्लाई शेड्यूल वगैरह हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में थ्योरी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। तो देखो, एंड तक देखना, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले इंट्रो देख लेते हैं, जो कि बेसिक टर्मिनोलॉजी इसमें इंक्लूड होगी आपकी। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि सप्लाई क्या होती है। सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जितना सामान एक दुकानदार बेचने के लिए तैयार है एक पर्टिकुलर रेट पे, वो होता है हमारा सप्लाई। देखो, फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, एक सेलर है, उसके पास 500 किलो आलू है। ठीक है, उसके पास क्या है जी, 500 केजी आलू है, लेकिन मार्केट में आलू का रेट चल रहा है 20 रुपए किलो। वो कहता है मैं 20 रुपए पे सिर्फ जो है 50 किलो ही बेचूंगा, बाकी मैं तब बेचूंगा जब 25 किलो रेट हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है, 25 रुपए किलो पे बेचेगा, अभी वो बेचना नहीं चाहता। और एक होता है कि उसके पास डिमांड आई कि भाई मुझे 600 किलो आलू दे दो, जितने तुम रुपए कहोगे ना उतने में मैं तुम्हें बेच दूंगा, उतने में मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन क्या 600 किलो उसके पास है? उसके पास 500 किलो ही है। जितना वो एबल नहीं कर सकता तो वो भी सप्लाई में काउंट नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि विलिंगनेस टू सेल, बेचना चाहता है, वो 25 रुपए किलो पे सारे बेच देगा, तो सप्लाई होगी। एबिलिटी टू सेल, उसके पास उतना आलू होना चाहिए जितने का डिमांड है, एबिलिटी भी है तो ठीक है। एट डिफरेंट प्राइसेस, वो जितने प्राइस पे बेचना चाहता है वो प्राइस मार्केट में प्रिवेल हो रहे हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर सेलर के पास सामान है, वो बेचना चाहता है उस प्राइस पे, तो वो हो जाएगी उस सामान की सप्लाई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हमने 600 केजी आलू से मांगा 25 रुपए पर किलो के रेट से, और वो देने को तैयार है और वो दे भी रहा है, तो ये हो जाएगी 600 किलो आलू की सप्लाई। ओके, लेकिन स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये स्टैटिक क्वांटिटी होती है कमोडिटी की, जो कि अवेलेबल है एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब स्टॉक कॉन्सेप्ट कहाँ आपको समझना है कि उसके पास 600 रुपए किलो के आलू तो हैं, 600 किलो उसके पास आलू है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं 20 रुपए पे नहीं बेचूंगा, मैं बेचूंगा 25 रुपए पे। तो जितना सामान उसके पास है ना, वो स्टॉक है। अब वो बेचे ना बेचे उसको तुम्हें नहीं देखना है। स्टॉक मतलब कितना उसके पास है, ठीक है, कितना उसके पास सामान अवेलेबल है, और जितना वो बेचने के लिए तैयार है वो हो जाएगा सप्लाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल पे। अब इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है? इंडिविजुअल सप्लाई होती है जो डिफरेंट क्वांटिटीज एक कमोडिटी की दिखाती है, जो कि एक फर्म बेचने के लिए तैयार है। वन प्रोड्यूसर, वन फर्म इज विलिंग टू सप्लाई एट डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो, शेड्यूल आपको पता है ना, दिस इज नोन एज द शेड्यूल। आपको डिमांड के टाइम पे भी बताया था कि 10 रुपए पे 5 यूनिट बेचने को तैयार है। ये तो हो गया क्वांटिटी डिमांडेड। सॉरी, दिस इज अभी हम सप्लाई पे ही चल रहे हैं, सॉरी गाइस, सॉरी। ओके, ये हो गया क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई एंड अलग अलग का कॉम्बिनेशन हो गया टोटल क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, तो देखो, 10 रुपए पे वो 5 बेचना चाह रहा था, 20 रुपए जब मार्केट में प्राइस हो गया वो 10 भी बेच देगा, 30 प्राइस हो गया वो 15 भी बेच देगा, 40 हो गया वो 20 भी बेच देगा। तो एक फर्म कितना सामान बेचना चाह रही है, ये कितना सामान वो बेच रही है, वो होता है हमारा इंडिविजुअल क्वांटिटी सप्लाइड, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल भी बोल सकते हो आप। ठीक है, अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, जब मेरा 10 का रेट था तब मैंने क्या करा, 5 यूनिट सेल करी। ठीक है, इस तरीके से हमारा सप्लाई शेड्यूल बनेगा। जब मेरा रेट 20 का हो गया तब मैंने क्या करा, 15 यूनिट बेचनी चाहिए। जब मेरा प्राइस कितने का हो गया, 30 का हो गया, तब मैंने कितनी यूनिट बेचनी चाहिए, तब मैंने 15 यूनिट के लिए भी हाँ बोल दिया, ठीक है 15 यूनिट में बेचूंगा। ठीक है, जब मेरा प्राइस 40 का हो गया तब मैंने बोला उसको कि भाई मैं 20 यूनिट बेचना चाहूंगा। ठीक है, क्या हो गया जी, हमने 20 यूनिट्स। तो इसका जो डिमांड का, इसका जो सप्लाई का कर्व बनेगा ना, वो इस तरीके से पॉइंटर्स को मैच करते हुए बनेगा, दिस पॉइंटर, दिस पॉइंटर, दिस पॉइंटर एंड दिस पॉइंटर। ठीक है, आपका लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जो है यहाँ पर सप्लाई कर्व बनेगा, लेफ्ट टू राइट का और अपवर्ड बनेगा आपका सप्लाई कर्व। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज इंडिविजुअल सप्लाई कि एक सप्लायर कितना बेचने के लिए तैयार है। अब हम पढ़ेंगे मार्केट डिमांड सप्लाई। पूरे मार्केट में जितने भी फर्म है, अब देखो, एक बाजार में ऐसा थोड़ी कि कहीं ऐसा होता है कि एक शहर में एक सामान बेचने वाला एक ही बंदा, नहीं। आपको कोई सामान खरीदना है, शैम्पू खरीदना है, बहुत सारे शॉप होते हैं। आपको कुछ हाउस होल्ड से रिलेटेड कुछ सामान खरीदना है, कपड़े खरीदते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। तो जब सभी सेलर मिलकर के कितना सप्लाई कर रहे हैं, वो आता है मार्केट डिमांड में। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि 10 रुपए पे ए बी 5 बेच देगा, बी 3 बेच देगा, सी 2 बेच देगा। ठीक है, तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल कहते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड बाय कस्टमर्स बाय प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट।
कि जो प्रोड्यूसर्स हैं टोटल कितना बेचना चाह रहे हैं बाजार में डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे, वो हमारा मार्केट डिमांड सप्लाई होता है। 20 रुपए प्राइस हो गया, प्राइस बढ़ गया तो ए कहता है मैं 10 बेच दूंगा, बी कहता है मैं 6 देने को तैयार हूँ, सी कहता है मैं 4 बेच दूंगा। 30 रुपए पे ए की तरफ से 15 बिकते हैं, बी की तरफ से 9 बिकते हैं और सी की तरफ से 6 बिकते हैं। अब तुमको क्या देखना है, तुमको ए कितना बेच रहा है, बी कितना बेच रहा है, सी कितना बेच रहा है, वो नहीं देखना, क्योंकि वो हमारा इंडिविजुअल का पार्ट है। हमें देखना मार्केट की सप्लाई कितनी है। मार्केट की हो गई जी, ए बी सी तीनों मिलकर के 10 रुपए में 10 क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं, 20 रुपए पे 20 क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं, 30 रुपए पे 30 क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं, 40 रुपए पे 40 क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं। इन तीनों का प्लस करके आया ये। अब इनका जो हमारा सप्लाई कर रहा है वो कैसे बनेगा, सेम 10 रुपए पे कितना आ गया हमारा 10 रुपीज, 10 क्वांटिटीज वो 10 रुपए पे सेल करने के लिए रेडी था। ठीक है, फिर 20 रुपीज पे वो 20 क्वांटिटीज बेचने के लिए रेडी है, वो 20 क्वांटिटीज सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 30 पे वो लोग 30 सेल कर रहे हैं। ठीक है, 40 पे वो लोग 40 की सप्लाई कर रहे हैं। अब देखो पॉइंटर्स को मैच कर दो, ये हमारा था ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मैच करके चलते हैं ना, ये पॉइंटर्स को मैच कर दे, ये बन गया हमारा सप्लाई कर्व। ठीक है, जिसको नहीं पता, दिस इज अवर एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। यहाँ पर हम मेनली प्राइस लेते हैं और नीचे हम एक्स एक्सिस पे मेनली क्वांटिटी लेकर के चलते हैं, जब आप इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई या क्वांटिटी की बात कर रहे हो तो। ठीक है, और ये जो कर्व होता है ये हमारा सप्लाई कर्व होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी जैसे कि पहले की तरह लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है और अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी सप्लाई बढ़ रही है प्राइस के बढ़ने के साथ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, प्राइस बढ़ेगी हमारी सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, थ्योरी ऑफ सप्लाई हम पढ़ेंगे आगे, अभी थोड़ा सा बेसिक क्लियर करके चलते हैं। अब देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, कि सप्लाई के डिटर्मिनेंट, सप्लाई का बढ़ना या घटना किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, वो आपको जानना जरूरी है, तभी आप थ्योरी ऑफ सप्लाई जान पाओगे। तो सबसे पहले ये आपका जो है स्टेटमेंट है, ये आपका ध्यान रखना है आपको कि प्राइस ऑफ ओन गुड्स, पीएक्स माने प्राइस ऑफ ओन गुड, पीआर इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, एनएफ नंबर ऑफ फर्म्स, नंबर ऑफ सेलर्स, G4 गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, पीएफ यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। ठीक है, कितनी लेबर लग रही है, कितनी कैपिटल लग रही है, T4 टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, E4 एक्सपेक्टेड प्राइस एंड G4 गवर्नमेंट पॉलिसी। एक एक करके इनका इफेक्ट चेक करते हैं। देखो सबसे पहला था प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में सपोज एक डेनिम की जीन्स है। ठीक है, देयर इज अ डेनिम जीन्स इन द मार्केट जिसका प्राइस है अभी 500 रुपीज। 500 रुपीज पे 500 रुपीज पे जो सेलर है ए, वो कितनी सप्लाई कर रहा है, 10 जीन्स सप्लाई कर रहा है। ठीक है, 10 जीन्स वो 500 पे सप्लाई कर रहा है। अब होता क्या है कि यहाँ पर डेनिम का जीन्स का रेट हो जाता है 600। अब मुझे तो क्या चाहिए कि मेरा सामान ज्यादा पैसे में बिके, क्योंकि मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। पहले मुझे 500 पे सपोज 100 रुपए का प्रॉफिट होता, अब मेरा प्रॉफिट बढ़ गया 200 का हो गया। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो सप्लाई डबल कर देगा। अब वो क्या करता है, जैसे ही हमारा प्राइस डबल हुआ, हमारी सप्लाई हमने डबल कर दी, 20 कर दी, 600 पे। ठीक है, अब एक और सिनेरियो तुम ले सकते हो कि जैसे ही हमारा प्राइस जो है 500 से कितना हो गया, 400 हो गया। अब क्योंकि मुझे बचत कम होगी, प्रॉफिट कम होगी, तो हम क्या कहते हैं अभी नहीं बेच रहे, बाद में बेचेंगे, अभी सिर्फ इसका क्वांटिटी जो है ना डिमांड में 5 कर दो, कम कर दो सप्लाई। ठीक है, अभी तो बच ही नहीं रहा, कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो इसलिए हम सप्लाई कम कर दी। तो ये बन गया हमारा सप्लाई कर्व। ठीक है, तो जैसे प्राइस बढ़ता है हमारी सप्लाई बढ़ जाती है, जैसे हमारा प्राइस कम होता है हमारी सप्लाई कम हो जाती है। ये था ओन कमोडिटी के केस में, और यही वैसे तो हमारा थ्योरी ऑफ सप्लाई होता है जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड में कैसे काम करता है, फॉर एग्जाम्पल टी, रिलेटेड गुड मतलब अपने सामान से हट करके दूसरा जो सामान है। फॉर एग्जाम्पल चाय है, उसका रेट है 10। ठीक है, कॉफी का रेट भी है 10। ठीक है, अब होता क्या है कि कॉफी का रेट हो जाता है 20 हो जाता है मार्केट में, और जनता खरीद भी रही है, तो चाय वाला सोचता है मैं 10 रुपए में क्यों बेचूं। अब फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए में जो चाय वाला है वो 20 कप चाय बेच रहा था, 10 रुपए में वो 20 कप चाय बेच रहा था। अब जैसे ही कॉफी का रेट 20 हो गया, वो कहता है कि मैं क्यों बेचूं सस्ते में, मैं भी तभी बेचूंगा जब मेरा जो प्राइस है ना वो लोग 20 रुपए देने लगेंगे। तो फिलहाल वो क्या कर देता है, चाय बेचना कम कर देता है। वो क्या करता है, चाय बेचना कम कर देता है सेम प्राइस पे।
वो 10 ही कप चाय बेचेगा। लेकिन जब कॉफी का प्राइस या फिर अपना प्राइस वापस से बढ़ जाएगा, वो क्या कर देगा, फिर से सप्लाई बढ़ा देगा। तो यहाँ पर इस तरीके से सप्लाई चेंज हो जाती है। ठीक है, रिलेटेड गुड का असर पड़ता है। देखो यार, एक बार बताओ, मैंने भी आइसक्रीम बेचनी है, मेरे पड़ोसी ने भी आइसक्रीम बेचनी है। पड़ोसी की आइसक्रीम 20 रुपए में बिक रही है, मेरी आइसक्रीम 10 रुपए में बिक रही है। मैं क्यों बेचूं ज्यादा? मैं भी तभी पैसे दूंगे ना, मैं भी तभी सप्लाई करूंगी ना जब मेरी भी आइसक्रीम 20 रुपए में बिकेगी। ऐसे कैसे देख लूं मैं कि उसको तो ज्यादा फायदा हो रहा है, मेरे को कम फायदा हो रहा है? ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सप्लाई कम हो जाती है। जब सप्लाई कम होगी तभी तो बंदा ज्यादा प्राइस देने को तैयार रहेगा ना। ओके, ठीक है। जब कोई चीज की शॉर्टेज हो जाती है तो वो महंगी बिकने लगती है। आप वेजिटेबल्स के साथ ही देखते हो कि जब प्याज की सप्लाई कम हो जाती है गर्मियों में, कई बार तो प्याज बहुत महंगे हो जाते हैं। ऐसे टमाटर की सप्लाई जब कम हो जाती है तो टमाटर बहुत महंगे हो जाते हैं। ठीक है, तो लोग, रेट बढ़ता है तभी सप्लाई बढ़ाते हैं। अब आता है नंबर ऑफ फर्म्स एंड सेलर्स, कितने बेचने वाले हैं, इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे जैसे फर्म बढ़ती है, जैसे जैसे सेलर्स बढ़ते हैं, हमारी सप्लाई बढ़ जाती है। यहाँ पर आपको प्राइस का रिलेशन नहीं देखना, यहाँ पे सीधा फर्म का रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, पहले 10 रुपए का प्राइस है, मार्केट में जो है 3 जने बेच रहे हैं, ए बेच रहा है, बी बेच रहा है और सी बेच रहा है। ये मिलकर के 100 क्वांटिटी सेल कर पा रहे हैं, 100 क्वांटिटी की सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये 100 किलो प्याज बेच रहा है 10 रुपए किलो पे, 100 केजी ऑनियंस ये लोग जो है सप्लाई कर रहे हैं। अब होता क्या है, मार्केट में एक बंदा आ जाता है डी, जो कि किसी दूसरे स्टेट से बहुत सारी प्याज लेकर आया है और उसने मार्केट में सप्लाई बढ़ा दी। अब क्या हुआ, सेम प्राइस पे, अभी हम प्राइस की बात नहीं कर रहे, सेम प्राइस पे सप्लाई हो गई हमारी 150 केजी। ठीक है, अब देखो, एबीसी ने कुछ नहीं किया ना, नया सप्लायर आ गया, बेचने वाले ज्यादा आ गए, सप्लाई बढ़ गई। अगर आप लोगों को अच्छे से ध्यान हो तो अभी शायद लास्ट ईयर या फिर लास्ट टू लास्ट ईयर, 2 साल पहले की बात है, इंडिया में इतनी अनियन की शॉर्टेज हो गई थी कि अफगानिस्तान से अनियन मंगानी पड़ी थी, इंपोर्ट करनी पड़ी थी, तब जाकर के सप्लाई बनी थी। तो इसी तरीके से हमारा काम चलता है, जितने ज्यादा हमारे सेलर्स होंगे उतनी ही ज्यादा हमारी सप्लाई होगी। ओके, बैलेंस करने के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है गोल ऑफ फर्म। हमारी फर्म का गोल क्या है? एक तो होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी सेल बढ़े, एक हम चाहते हैं हमारा प्रॉफिट बढ़े। अगर मेरा प्रॉफिट का गोल है, ठीक है, मार्केट में प्राइस चल रहा है 10 रुपए, 10 रुपए में मैंने बेचनी है 50 क्वांटिटी। ठीक है, अगर मेरा प्रॉफिट क्या है, गोल क्या है, प्रॉफिट है, तो मैं 10 पे 50 बेच रहा हूं, मैं ज्यादा तभी बेचूंगा जब मेरा प्राइस आ जाएगा 20। ठीक है, ज्यादा कब बेचेंगे, जब हमारा प्राइस आ जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, लेकिन अगर मेरा प्रॉफिट क्या है, सेल है, मेरा प्रॉफिट क्या है कि ज्यादा सेल होनी चाहिए, प्रॉफिट का क्या है देखा जाएगा, मेरा गोल है कि सेल ज्यादा होना चाहिए, तो मैं 10 पे भी 100 बेचने को तैयार हूं, तो मैं क्या होगा, 10 पे भी मैं 100 क्वांटिटी सेल कर दूंगी। और सपोज प्राइस गिर गया तो हो सकता है मैं 8 पे भी सेम क्वांटिटी सप्लाई कर दूं। ओके, तो यहाँ पर गोल ऑफ फर्म देखना पड़ता है कि अगर प्रॉफिट है तो ज्यादा पैसा, ज्यादा सामान बिकेगा, और सेल है तो हम कम पे भी दे देते हैं। देखो क्या होता है, कई बार जब आप लोग बल्क सामान खरीदते हो तो क्या होता है, डिस्काउंट मिल जाता है ना, क्यों? क्योंकि उस बंदे का गोल क्या है, सेल करना है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि नहीं भाई, मैं तो इतने का ही बेचूंगा, तेरे को लेना ले, नहीं लेना मत ले, क्यों? क्योंकि उसका गोल है प्रॉफिट कमाना, उसका गोल सेल कमाना नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। फैक्टर प्रोडक्शन में हमारे दो होते हैं जिसको के से डिनोट करते हैं, एक तो होते हैं लेबर और एक होते हैं कैपिटल। लेबर हमारे जब हम वेज वाले वर्कर से, आम आदमी से काम करवाते हैं, और सी कैपिटल फॉर मशीन्स। अब देखो, मेरा सामान ध्यान से समझना, फॉर एग्जाम्पल मेरी जो है आइसक्रीम बेचने की फैक्ट्री है, और मेरे को फिलहाल आइसक्रीम की जो कॉस्ट है वो 8 रुपए की पड़ रही है, बनाने की जो लागत होती है उसको हम फैक्टर प्रोडक्शन बोलते हैं। 8 रुपए की मेरी कॉस्ट आ रही है और 10 रुपए का हम बेच रहे हैं। प्रॉफिट कितना हो गया मेरा, 2 का प्रॉफिट हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी जो कॉस्ट थी, मेरी कॉस्ट हो गई रिड्यूस, मुझे 7 रुपए की, अब 10 रुपए में, ढंग से समझ लो, 10 रुपए में मैं जो है 100 आइसक्रीम सेल कर रही थी। अब मेरी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो हो गई 7, मेरा प्राइस अभी भी 10 रुपए, लेकिन मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। मेरी कॉस्ट घटन कम होने से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया 3 रुपए। तो हो सकता है मैं सेम प्राइस पे ज्यादा बेचने लग जाऊं, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट तो मुझे ज्यादा हो रहा है ना, मैंने यहाँ पर 120 कर दी। ओके, इस तरीके से चीजें चलती हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट के प्राइस में चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे बदलाव हुआ मेरी प्रोडक्शन की कॉस्ट में। तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा प्रॉफिट ही तो मुझे चाहिए, मुझे ज्यादा प्रॉफिट पे मैंने ज्यादा सप्लाई कर दी। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कुछ कुछ हमारा फैक्टर प्रोडक्शन से मैच करता है। अब फॉर एग्जाम्पल अभी तक हम काम करा रहे थे, लेबर इंटेंसिव काम हमारा चल रहा था, हम जो है हाथ की कारीगरी का काम करवाते थे, हमारा कारपेट का काम था।
ठीक है, कारपेट का काम था, एक कारपेट हमारा 1000 रुपए का था, ठीक है जी। अब 1000 रुपए पे हम कितने कारपेट बेच पा रहे हैं, हम 10 कारपेट बेच पा रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी जो है टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो कर ली, मैंने कर दी कैपिटल इंटेंसिव, मैंने मशीन से भी कुछ काम करवाना चालू कर दिया, तो मेरी जो कॉस्ट है वो आ गई 800 रुपए। यहाँ पर मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा था, सपोज 100 का हो रहा था। अब जब कॉस्ट कम हुई तो 100 का तो ये वाला और 200, 300 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो गया। तो मैंने क्या करा, सेम प्रिवेलिंग प्राइस पे मैंने ज्यादा कारपेट बेचना चालू कर दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई तो मैंने ज्यादा कारपेट बेचना चालू कर दिया। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि मेरी कोई मशीन खराब हो जाए या मेरी कोई लेबर छुट्टी पर चली जाए, तो एक तो मेरी ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ऊपर से हो सकता है मेरी जो कॉस्ट है वो 1000 की वजह 1200 आने लग जाए, प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो हो सकता है मैं गिने चुने 4-5 ही बेचूं, मैं सप्लाई कम कर दूं, अगर मेरा कॉस्ट बढ़ जाता है, टेक्नोलॉजी में कुछ दिक्कत आ जाती है। तो ये दोनों एस्पेक्ट से काम करता है कि प्रोडक्शन कितनी हो रही है और मेरी कॉस्ट कितनी हो रही है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में दोनों चीजें आती है। अगर मेरे पास प्रोडक्शन ही 100 की हो रही है तो डिमांड चाहे कितने की भी हो, ठीक है, चाहे बंदा यूं कहे कि भाई तू 500 की जगह 1000 का सामान दे दे, लेकिन जब मेरे पास बन ही नहीं रहा है, प्रोडक्शन ही नहीं है, तो मैं कहां से दे दूं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपकी वर्क करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। अगर सप्लायर को लगता है कि फ्यूचर में जो प्राइस है ना वो 100 से 200 का हो जाएगा, तो वो अभी नहीं बेचेगा, वो 200 पे बेचेगा। क्यों, क्योंकि तब उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है। अगर हमारा प्रिवेलिंग प्राइस कितने का है, 100 रुपए का है, 100 रुपए में कोई यूनिट 10 हम बेच रहे हैं और हमको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस 200 का हो जाएगा, तो वो जब 200 का प्राइस होगा ना तभी सप्लाई बढ़ाएगा, अभी सप्लाई नहीं बढ़ाएगा। 200 को सप्लाई में 20 कर देगा और उसको लगता है रिड्यूस होने वाले हैं तो वो कम कर देगा। देखो मुझे लगता है कि जब 200 का होगा ना तब हम ज्यादा बेचेंगे, लेकिन अभी हमें लग रहा है कि फ्यूचर में बढ़ेगा, तो फिलहाल के लिए हम क्या कर देंगे, सप्लाई रिड्यूस कर देंगे। दोबारा देख लेते, थोड़ा मैसी हो गया। मुझे लगता है कि 100 रुपए का प्राइस है, उस पे हम क्या 10 यूनिट बेच रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में प्राइस 200 होने वाला है, तो मैं क्या कर दूंगी, सेम प्राइस पे जो सप्लाई होगी वो रिड्यूस कर दूंगी, ठीक है, सप्लाई रिड्यूस कर दूंगी। अब सपोज मुझे लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, 50 रुपए रह जाएगा, तो मैंने सेम प्राइस पे क्या कर दी, सप्लाई बढ़ा दी कि जितना हो सके इतने प्रॉफिट में बेचो, तो बाद में जो है मंदा बेचना पड़ेगा, ठीक है। सप्लाई हमने रेज कर दी, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में हम देख सकते हैं कि सब्सिडी और टैक्स दोनों का फर्क पड़ता है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम। सब्सिडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं पहले कि हमारा जो सामान था उसकी कॉस्ट आ रही थी 80 रुपीज, उसको हम बेच रहे थे 100 रुपए पे, ठीक है। तो 100 रुपए पे हमने 10 यूनिट्स बेची, ठीक है, 100 रुपए पे हमने 10 यूनिट्स बेची। अब क्या करते हैं, गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि आपको जो हम सब्सिडी देते हैं, तो 10 रुपए की मुझे सब्सिडी मिल गई, तो मेरा जो प्रोडक्शन का कॉस्ट था वो आ गया जी 70 रुपए, और हम अभी भी 100 का बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट था वो था 20 रुपए का, यहाँ पे प्रॉफिट आ गया 30 रुपए का, ठीक है, 100 माइनस 70 30 रुपीज का। तो मुझे प्रॉफिट तो ज्यादा हो रहा है ना, 10 रुपए का मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है ना, तो मैं सेम प्राइस पे क्या कर दूंगी, अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर दूंगी, ठीक है, सप्लाई मेरी इंक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से हमारी सब्सिडी वर्क करती है। अब अगर मैं देखना चाहूँ टैक्सेस, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सब्सिडी काट दो। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, आपका टैक्स बढ़ा दिया गया है, तो 80 रुपए वाला जो सामान था ना उसका मेरा कॉस्ट आ रहा है 90 रुपीज, ठीक है, और अभी भी हम 100 का बेच रहे हैं क्योंकि मार्केट में प्राइस नहीं बढ़ा है। तो हम उस पर्टिकुलर प्राइस पे सप्लाई को रिड्यूस भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई मेरे को तो कुछ बच ही नहीं रहा, मेरे तो प्रॉफिट कम हो रहा है। जब बाद में जब प्राइस बढ़ जाएगा, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तब बेचेंगे, अब नहीं बेचते हैं, सप्लाई मैंने कम कर दी। तो इस तरीके से हमारा टैक्स वर्क करता है और सब्सिडी वर्क करती है, विच डिपेंड्स ऑन आवर गवर्नमेंट पॉलिसी, ओके। एक चीज और यहाँ पर होती है, वैसे तो वो हमारा जो कंसर्न है वो कभी बेयर मिनिमम केसेस होते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल बीच में गवर्नमेंट ने क्या करा था, पॉलिथीन बिल्कुल बैन कर दी थी। तो सपोज पॉलिथीन की सप्लाई हमारी इस क्वांटिटी पे हो रही थी, हर रोज 100 किलो जो है मार्केट में सप्लाई हो रही थी, लेकिन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सप्लाई बंद करो, पन्नी आज से नहीं देनी है, सप्लाई एकदम से घट गई, ठीक है। तो ये भी सिनेरियो होता है गवर्नमेंट पॉलिसी में, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, हम अगली वीडियो में जो कि पढ़ने वाले हैं, थ्योरी ऑफ सप्लाई, उसकी अजम्पशंस, ठीक है, थ्योरी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, उसकी अजम्पशंस पढ़ेंगे एंड उसके टाइप्स एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, ओके। सो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो आपके कमेंट सेक्शन में मैंने एक क्विज पिन की है जो कि यूजीसी नेट
का इस टॉपिक का PYQ है और एक मैंने आपको कमेंट सेक्शन में और पिन किया है जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है UGC नेट PYQ में, और आपको प्रॉपर MCQ सेशन चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू।